नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है इसमें इससे 12th का जो एकेडमिक का एग्जाम होने वाला है उसमें तो बच्चों को फायदा मिलेगा ही। साथ साथ वो सारे बच्चे जो CUET के लिए तैयारी कर रहे हैं उनमें जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं, जीके के जो क्वेश्चन आते हैं और खासकर हिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं इस लेक्चर में MCQs के रूप में बताता चलूंगा। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पहले दो चैप्टरों में जो हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने आप को भारत में स्थापित करने की कोशिश की, स्टैब्लिश करने की कोशिश की, और स्टैब्लिश करने के बाद धीरे धीरे उनकी बहुत सारी पॉलिसीज इंडिया और इंडियन पीपल पर लागू होती रही, और जिसकी वजह से एक ऐसा भी दौर आया कि इन पॉलिसीज का विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद एक 1857 की रिवोल्ट हुई। रिवोल्ट के बाद जब सारी चीजें सेटल हुई और जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ गया? महारानी के कंट्रोल में आ गया, यानी ब्रिटिश एम्प्रेस के कंट्रोल में आ गया। और उन्होंने ये कहा कि हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस देंगे। लिहाजा क्या हुआ कि काफी सारे बदलाव देखने को मिल गए। इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी ब्रिटिश कामों में ज्यादा देखने को मिला, और साथ साथ पुराने जो ढर्रे चले आ रहे थे, पुराने जो रीति रिवाज चले आ रहे थे, या पुराने जो सिस्टम चले आ रहे थे, उनकी जगह एक नए सिस्टम डेवलप हुए। इन्हीं नए सिस्टम डेवलपमेंट की जो कहानी है वो इस चैप्टर में दी गई है, और इस चैप्टर में जो नए डेवलपमेंट दिए गए हैं वो नए डेवलपमेंट आपको सेटलमेंट के द्वारा दिखाई पड़ेंगे। यानी एक ऐसा फेज जब पुराने शान शौकत वाले जो इलाके हुआ करते थे, जैसे दिल्ली हो गया, जैसे आगरा हो गया, ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट जो भी हुआ करते थे, जहां पर एक समय भारतीय इतिहास की ग्लोरी की हमें पूरी छाप मिला करती थी, बड़े बड़े राजा, राजशाही, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मुगल्स, या आप ये कह सकते हो बड़े बड़े नवाब, इन सारे लोगों की जो शान और शौकत थी वो डिक्लाइन हो रही थी। और जैसे ही इन लोगों की शान और शौकत डिक्लाइन हो रही थी, इसी के साथ साथ दिल्ली दिल्ली कलकत्ता या बंगाल में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते चले जा रहे थे। लेकिन वहीं चूंकि ब्रिटिशर्स किस रूप में आए थे? ट्रेडर्स के रूप में आए थे, तो इन्होंने ट्रेड को अपना पहला एम रखा। और एम रखने के बाद इस ट्रेड की भरपाई के लिए किस तरह से प्लानिंग की जाए, किस तरह से नए नए शहरों को बसाया जाए, इन सारी चीजों की प्लानिंग करना है। इस चैप्टर में हम लोग देखें कॉलोनियल सिटी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का अब राज भारत पे हो चुका था, कॉलोनी बन चुका था भारत। इसलिए कौन कौन से ऐसे शहर हुए जो बाद में ब्रिटिशर्स के समय में डेवलप किए गए, अर्बनाइजेशन की कहानी क्या रही, उन नई सिटीज की प्लानिंग क्या रही, और उसमें जो भी आर्किटेक्चर है उन आर्किटेक्चर में हमें किस तरह का बदलाव दिखाई पड़ा। क्योंकि अगर हम पहले देखें, जैसे बड़े से महल बना करते थे, राजा का जो है मेन इलाका हुआ करते थे, बड़ी बड़ी मीनारें हुआ करती थी और काफी स्पेशियस ये सारी चीजें हुआ करती थी, अब वो चीजें देखने को नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर इन नए शहरों के बारे में ही सारी चीजें बताई गई हैं। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड दिया गया अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की पहचान जो सबसे बड़ी होती है वो पहचान होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नए नए अवसर आपको मिलेंगे, अर्बनाइजेशन और घनी आबादी, ये सारी चीजें वहां पे मिलेंगी। और जब आबादी घनी है तो उनके रहने के लिए, उनके कम्यूटेशन के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, और नई नई तरह के आर्किटेक्चर डेवलप होंगे। तो जो बेसिकली इस चैप्टर में जो नए शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, वो नए शहरों को पुराने शहरों से किस तरह से अलग किया गया, ये सारी चीजें बताई गई हैं इसमें। अच्छा, इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि हिली एरिया कैसे डेवलप किए गए। आज हम जाते हैं ना कि हिली एरिया में जाते हैं, वहां घूमने के लिए जाते हैं, तो इन सारी चीजों का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ? तो चैप्टर में बेसिकली यही फोकस किया गया है कि ब्रिटिशर्स के समय में किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन किया गया इन सारे शहरों का, किस तरह से इन शहरों का डेवलपमेंट हुआ, और पुराने शहर किस तरह से धीरे धीरे अपना जो शाही शान शौकत हुआ करती थी उसको खोते चले गए। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मद्रास
कलकत्ता और बॉम्बे, जो आज अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उनका निर्माण किस तरह से हुआ, उनका एग्जिस्टेंस किस तरह से हुआ। जबकि पहले ये किस रूप में थे, ये जो है एक गांव के रूप में हुआ करते थे, विलेजेस के रूप में हुआ करते थे। ठीक है। यहाँ पर कलकत्ता के बारे में अगर हम आपको बता दें तो 3 विलेजेस को मिलाकर जो है ये कलकत्ता शहर बनाया गया था। ठीक है। और जो है कलकत्ता को बसाने का जो क्रेडिट जाता है, वो जाता है आपका जॉब चारनाक को। देखिए ये सीयूटी के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकल के आ रहा है कि जॉब चारनाक। ठीक है। जॉब चारनाक को क्रेडिट जाता है कि कलकत्ता में 3 गांव को बसाकर कलकत्ता शहर का निर्माण किया जाए। वहीं जेराल्ड और ओंगियार को क्रेडिट जाता है मुंबई शहर बसाने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी सीयूटी के लिए। और साथ साथ अगर आप अपने एग्जाम में, जो बोर्ड का एग्जाम है, अगर इस तरह से आप लिख देंगे ना कि किसको क्रेडिट जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं इन्हीं चैप्टर्स के साथ कि कैसे इन शहरों का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया था कि आप जाके भारत और इंडीज वाले इलाके में व्यापार करिए। और धीरे धीरे व्यापारी व्यापारी से ब्रिटिश क्या बन गए, ये बन गए रूलर्स। ठीक है। और इन्होंने धीरे धीरे अपनी नई नई बस्तियां बसानी शुरू की। कंपनियों ने कंपनियों के अलग अलग जो है एजेंट अलग अलग जगह रह के अलग अलग तरीके से व्यापार कर रहे थे। और इसमें 3 शहर, जहां पर आप ये देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो सेटलमेंट हुए, मद्रास में हुआ 1639 में, कलकत्ता में 1619 में, और बॉम्बे में 1661। अब यहाँ पर जो कहा गया है कि कंपनी को ये जो इंग्लिश किंग उस समय हुआ करते थे, ठीक है, चार्ल्स साहब हुआ करते थे, चार्ल्स ने 1661 में कंपनी को बॉम्बे शहर दे दिया। ठीक है। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले यहाँ पोर्चुगीज भी थे। अब क्या हुआ कि यूरोप में ब्रिटिश और पोर्चुगीज, इनके बीच में, इनके जो महाराजा या राजा रानी हुआ करते थे, इनके बीच में मैट्रिमोनी रिलेशन हो गए। और यहां पर हम ये देखते हैं कि कैथरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ब्रिगेंजा। ठीक है। ये जो कैथरीन ब्रिगेंजा थी, इनकी जब शादी चार्ल्स के साथ हुई, तो पोर्चुगीज ने जो है बॉम्बे को किसको दे दिया, दहेज में दे दिया, ब्रिटिश राज को। और ब्रिटिश राज ने फिर क्या किया, 1661 में ये जो है जो शादी हुई थी, और 1662 में जो है बॉम्बे को कंपनी को लीज पर दे दिया कि भैया अब तुम जाके बम्बई तुम्हारा है, अपने हिसाब से यहाँ पर सब कुछ करो। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले। पहली बात तो जो है, मैंने आपको बताया कि ये जो नए शहर थे, ये कलकत्ता हो गया और बॉम्बे हो गया, इनको किन लोगों ने बसाया। उसके बाद सेटलमेंट कहाँ कहाँ हुए, ये आपके सीयूटी के लिए और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। और उसके बाद किसकी शादी के दौरान, कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी के दौरान ये सारी चीजें मिल गई। तो अब हम देखते हैं कि ये नए शहर तो बस गए थे, इनमें सेटलमेंट भी होने लगे थे, व्यापारिक गतिविधियां भी होने लगी थी, और आगे इनमें क्या क्या स्पेशल फीचर देखने को मिले। अब यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हैं, और ये जो फोटो दी गई है, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज की दी गई है। और ये भी आपके लिए एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मद्रास में कौन सा फोर्ट था। तो मद्रास में कौन सा फोर्ट बनाया गया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनाया गया, आप देख रहे हैं यहाँ सी शोर के पास बनाया गया है। और यहाँ पर दूर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी व्यापारिक जो जहाजें हैं वो चली आ रही हैं। यानी ये बड़े बड़े जो फोर्ट बनाए जाते थे, ये 2 चीजों का काम करते थे। एक तो जो माल है उसको यहाँ से ले जाना, यहाँ जो है इंडिया से ब्रिटेन में इन शिप्स के द्वारा भेजना, और जो वहां से तैयार माल आ रहा है उसको कहाँ उतारना, यहाँ पे उतारना। यानी ये बड़े बड़े जो है जो महल हुआ करते थे, या जो ये फोर्ट हुआ करते थे, इनके चारों तरफ से किलेबंदी की जाती थी। ठीक है। ताकि कोई भी भारतीय राजा वगैरह या जो नवाब वगैरह है इसको जो है अटैक न करे। तो ये एक तरह से ट्रेडिंग का मेन अड्डा हुआ करते थे शुरुआत के समय में, जितने बड़े बड़े फोर्ट थे। आपको फोर्ट के नाम याद रखने हैं, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका कहाँ रहा, ये कहाँ ओपन किया गया, ये ओपन किया गया आपका मद्रास में। अब देखते हैं इन फोर्ट की एक्टिविटीज क्या थी, या जब जहां पे ये फोर्ट बन रहे थे उनमें किस तरह की हमें व्यापारिक या अलग एक्टिविटीज देखने को मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी तक तो मुगलों का पूरी तरह से शासन रहा। इवन 18वीं शताब्दी में 1857 में, सॉरी सॉरी 1857 की क्रांति के बाद कहीं जाके अंग्रेजों को अपने हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार करने का मौका मिला।
तो वही चीज इसमें बताई गई है कि बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी दी सेटलमेंट्स हैड बिग सिटीज फ्रॉम वेयर द न्यू रूलर्स कंट्रोल द कंट्री। अब ये नए रूलर्स कौन थे? ये ब्रिटिश थे। इन्होंने सबसे ज्यादा चीज किस चीज को एक्टिवेट किया, एक्टिविटी को रेगुलेट किया? वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही 3 नए शहरों का प्रचलन शुरू हुआ। अब मेन चीज ये है कि इन शहरों को किस तरह से बनाया गया, यही हम आगे देखेंगे। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बस यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी कि किस तरह से ये नए शहर उभर के सामने आए। ठीक है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं और हमारा मेन जो टॉपिक दिखाई पड़ता है, टाउन्स एंड सिटी इन द प्री कॉलोनियल टाइम, यानी कॉलोनी बनने के पहले, ब्रिटिश राज स्थापित होने के पहले जो टाउन्स थे या जो शहर थे, वो किस तरह से हुआ करते थे। ठीक है। तो ब्रिटिश कॉलोनी बनने के पहले भाई शासन किसका था? मुगलों का शासन था। तो मुगलों के शासन की अगर हम बात करें, तो मुगलों के शासन में जो मेन राजधानी हुआ करती थी, मुगलों की जो राजधानी पहली रही वो कौन सी रही? आगरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगरा शहर को बसाने का जो क्रेडिट जाता है वो लोदीज को जाता है। लोदीज कौन थे? ये दिल्ली सल्तनत के लोग हुआ करते थे। लास्ट दिल्ली सल्तनत के एम्परर आप मान लो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। बहलोल लोदी, ये यहाँ पर सिकंदर लोदी, और उसके बाद इब्राहिम लोदी, इन तीनों ने एक तरह से राजपूतों की तरफ से अटैक को रोकने के लिए आगरा शहर का निर्माण किया। और उसके बाद मुगलों ने लोदीज को हराया, और लोदीज का जहां सेंटर था वो था आगरा। ठीक है। अब आगरा में इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी बना ली। तो आप ये देख सकते हैं प्री कॉलोनियल पीरियड में आगरा का बहुत बड़ा महत्व था। लेकिन वहीं अगर हम शाहजहां की बात करें, जो मुगल एम्परर हुआ करता था, तो उसने दिल्ली में शाहजहानाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, यहाँ पर जो है क्या किया? रेड फोर्ट का निर्माण करा दिया। यानी बाद में जो है, जो राजधानी ट्रांसफर हुई वो कहाँ हुई? वो हो गई दिल्ली, औरंगजेब के समय में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो प्री कॉलोनियल पीरियड में दो शहरों का बहुत ज्यादा, अगर हम नॉर्थ की बात करें, तो दो शहरों का बहुत महत्व था, वो था आगरा और वो था दिल्ली। अब जाहिर सी बात है, राजा यहाँ रह रहा, जितना भी टैक्स वगैरह है, जितना भी कामकाज होगा, दिल्ली और आगरा में ही होगा। तो दिल्ली और आगरा वर द इकोनॉमिक सेंटर एट दैट टाइम। ओके। एंड व्हाट आई हैव स्टेटेड यू अर्लियर, मैंने आपको ये बताया कि कॉलोनियल रूल में क्या था कि बॉम्बे, दिल्ली, सॉरी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास ये इकोनॉमिक सेंटर बन गए। जहां पर इकोनॉमिक सेंटर ज्यादा होंगे वहीं पर अर्बनाइजेशन का करेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो शुरुआती दौर में, मुगलों के समय में और दिल्ली सल्तनत के समय में, ये शहर इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इकोनॉमिक सेंटर का केंद्र कौन थे? दिल्ली और आगरा थे। ठीक है। इन दिल्ली और आगरा में सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी। अब अगर इनके स्ट्रक्चर को हम देखें, तो इनका जो स्ट्रक्चर हुआ करता था, बड़ा सा एक फोर्ट हुआ करता था, और फोर्ट पूरी तरह से फोर्टिफाइड हुआ करता था। इस फोर्टिफिकेशन के अंदर ही सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी। ठीक है। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्री कॉलोनियल पीरियड में जो शहर थे उनका किस तरह से स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर आप देखिए वही चीज लिखी गई है। यहाँ पर ये दिया गया है, पहली जो चीज दी गई है, टाउन और विलेज में क्या डिफरेंस है। भाई टाउन में जो एक्टिविटीज होती है वो विलेज में नहीं मिलती है। ठीक है। इवन विलेज की कुछ एक्टिविटीज टाउन में आपको मिल सकती हैं, लेकिन टाउन वाली जितनी भी गतिविधियां हैं वो आपको गांव में नहीं मिले। आप बस इस तरह से इमेजिन करिए, एक गांव और एक शहर। शहर में आपको क्या क्या दिखाई पड़ता है और गांव में आपको क्या क्या दिखाई पड़ता है। बस उसी के आधार पर यहाँ पर करेक्टर तैयार किए गए हैं। यहाँ पर सीधी सीधे बात कही गई कि गांव में हमें क्या दिखाई पड़ता है? खेती वाली जमीन दिखाई पड़ती है, फॉरेस्ट वाले, जंगल वाले इलाके दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे पशु पक्षियां भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वहीं हमें टाउन में क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे जो है नई नई तरह के स्किल वाले लोग दिखाई पड़ते हैं। आर्टिसंस हो गए इसमें, ट्रेडर्स हो गए इसमें, शहरों में सर्विस करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, और उन लोगों पर हुक्म चलाने वाले शासक हो गए। ये सारे हमें कहाँ दिखाई पड़ते हैं? ये हमें शहर शहर के इलाकों में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद टाउन्स एंड सिटीज वर ऑफन फोर्टिफाइड बाई वॉल्स। जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय के जो बड़े बड़े टाउन हुआ करते थे वो पूरी तरह से फोर्टिफाइड रहा करते थे, चारों तरफ से वॉल से घिरे रहा करते थे, और इसके अंदर ही सारी चीजें रहा करती थी। वहीं वॉल के बाहर की जो दुनिया थी, वो दुनिया कौन सी थी? वो विलेज की दुनिया थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो गांव वाले थे ये कस्बे में नहीं जाया करते थे, या कस्बे वालों को गांव पर निर्भर नहीं रहा रहना पड़ता था। इस वाले पैराग्राफ में आपको यही चीज बताई गई है कि कितना भी टाउन और विलेज अलग हो,
उनका करेक्टर अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े हुए थे? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो साधारण आदमी हुआ करते थे, खेतिहर हुआ करते थे, आर्टिसंस हुआ करते थे, अगर उनको तीर्थ यात्रा पे जाना है तो बड़े बड़े टाउन से होकर गुजर रहे हैं। मान लीजिए उनको पुरी जाना है, जगन्नाथ जी के जो है दर्शन करते हैं, अब तक जगन्नाथ जी के जब दर्शन कर रहे हैं तो उनको पुरी नाम के एक बड़े शहर से होकर गुजरना पड़ेगा, कस्बे से होकर गुजरना पड़ेगा। और टेम्पल क्या है, टेम्पल के आसपास आपको हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखाई पड़ती है, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो काफी डेंस होती है, और डेंस पॉपुलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो कस्बे वाले लोग थे, इन कस्बे वाले लोगों को कच्चे माल के लिए, यानी जो है रॉ मटेरियल के लिए किस पर आधारित हुआ होना पड़ता था? वो विलेजेस पर आधारित हुआ करता वो होना पड़ता था। विलेजेस को अगर किसी भी तरह की कोई भी जो है समस्या आ जाती थी, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाते थे? ये टाउन्स में शिफ्ट हो जाते थे। वहीं अगर, चूंकि इम्पीरियलिस्टिक साम्राज्य था, हो सकता है किसी का किसी पर अटैक हो गया, तो ये टाउन वाले जो थे, ये छुपकर कहाँ चले जाते थे? ट्रेडर्स हो गए, पेडलर्स हो गए, ये सारे कहाँ पे शरण लेते थे? ये आपके विलेज में लिया करते थे। तो एक तरह से देखा जाए, अगर वो फोर्टिफाइड वॉल ना हो, तो विलेज और टाउन लगभग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। ठीक है, लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि 16 और 17th सेंचुरी में जब मुगल्स का पीरियड चल रहा था, मुगल्स के पीरियड में क्या होता है कि आगरा, दिल्ली, लाहौर, देखिए लाहौर, सबसे पहली बार अगर हम बात करें, लाहौर को मुसलमानों के समय में जो राजधानी बनाई, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये था आपका जो है मोहम्मद गोरी का एक बहुत ही विश्वास पात्र था, या आप कह सकते हो सेनापति था, जिसने जो है क्या कहते हैं 1206 में जो है क्या कहते हैं यहाँ पर गुलाम डायनेस्टी की नींव रखी है। आपके सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसने गुलाम डायनेस्टी की नींव रखी, और उसने शासन कहाँ से चलाया? लाहौर से चलाया। ठीक है, तो ये आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। 1206 में, बस 1210 में उसकी जो है क्या कहते हैं पोलो खेलते समय डेथ हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है शहरों से रिलेटेड अगर पूछा जाए कि लाहौर की इंपॉर्टेंस कहाँ से रही, तो वो शुरू हुई मुसलमानों के समय से। और जो किस जो है मुसलमान ने बनाई अपनी राजधानी, वो थी जो है कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है लाहौर से शासन किया। उसके बाद जितने भी, चाहे वो जो है आपके गुलाम, वो बाद में गुलाम डायनेस्टी के भी और सारे लोग, इल्तुतमिश वगैरह हो गए, उसके बाद जितने भी लोग, उन्होंने दिल्ली को अपना सेंटर बनाया। और उसके बाद जब मुगल आ गए तो उन्होंने आगरा को अपना सेंटर बनाया। इसीलिए इन तीनों को क्या कहा गया? इंपीरियलिस्टिक जो है क्या कहते हैं केंद्र कहा गया, और वहीं से पूरे देश पर राज किया जाता था। इसके अलावा जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जहाँ अगर मुसलमानों में देखें और मुगलों में देखें, तो मनसबदारी एक प्रथा चला करती थी। मनसबदारी और जागीरदारी, ये दोनों एक तरह से स्टेटस सिंबल हुआ करते थे। 5,000 का मनसब दिया गया, 10,000 का मनसब दिया गया, तो ये बड़े बड़े मनसबदार है। आज आप देख लीजिए, ठीक है, जरा सा भी जो है आदमी के पास पैसा हुआ, उसके बाद रसूख हुआ, वो जो है क्या कहते हैं छोटे छोटे टाउन्स को छोड़ के कहाँ पे बसना चाहता है? वो जो है आपका दिल्ली में बसना चाहता है। ठीक है, वो आपका बॉम्बे में बसना चाहता है। ठीक है, इससे इसके नीचे अगर शहरों में आ जाए तो अहमदाबाद में बसना चाहता है, या लखनऊ में बसना चाहता है, इस तरह से। तो जिनके पास थोड़ा सा भी स्टेटस हुआ करता था सोसाइटी में, जिनकी एक अहमियत थी, एक रुतबे वाले लोग हुआ करते थे, वो सारे लोग कहाँ पर चले गए? वो इन पुराने शहरों में रहा करते थे। ठीक है, अब पुराने शहरों में रहने का इनको फायदा क्या था? इनको फायदा ये था कि इन शहरों में क्या था कि एम्परर रहा करता था। और जहां पर एम्परर रह रहा, अब मान लीजिए दिल्ली में जो है क्या कहते हैं आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री रह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति के आसपास हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। कोई आपको जो है क्या कहते हैं पूरा देश की इकोनॉमी संभालने वाले जो है, उनका घर होगा जो है निर्मला सीतारमण जी का घर दिल्ली में होगा। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर का घर दिल्ली में होगा, फाइनेंस मिनिस्टर का घर दिल्ली में होगा, होम मिनिस्टर का घर दिल्ली में होगा। और दिल्ली में कौन रह रहा है? पीएम रह रहे हैं, प्रेसिडेंट रह रहे हैं, ये सब। तो आप यहाँ अच्छा, अब ये सारे लोग रह रहे हैं, अब बड़े बड़े लोग बाहर से आ रहे हैं इनके साथ मीटिंग करने के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेड्स का भी जो है, बड़े बड़े ट्रेड सेंटर भी होंगे। अच्छा, ट्रेड सेंटर होंगे तो सर्विस सेंटर भी होंगे। अब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस जितने भी अफसर हैं, वो कहाँ रहेंगे? इन्हीं के आसपास रहेंगे। तो इसी तरह से चीजें बदली नहीं है, चीजों का मॉडर्नाइजेशन हो गया है। ठीक है, अब एम्परर की जगह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ गए हैं। ठीक है, इन ट्रेडर्स की जगह बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए हैं। ठीक है, आर्टिसंस की जगह हम देखें तो बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं आपके उद्योगपति आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो पुराने शहरों में
ये बड़े बड़े लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ करती थी बिकॉज ऑफ दिस एम्परर। और एम्परर के अपने मंत्री हुआ करते थे, और इनको हर तरह की सर्विसेज चाहिए थी, तो उसको प्रोवाइड करने वाले लोग हुआ करते थे। अब आदमी है, राजा है, तो साधारण चीजों को तो वो यूज करेगा नहीं। तो बड़े बड़े जो है नोबल्स और जो है कहते हैं बड़े बड़े, आप कहते हो आर्टिसन और स्किलफुल जितने भी लोग हुआ करते थे, वो गांव से कहाँ भागा करते थे? वो भागा करते थे शहरों की तरफ। और शहर उस समय कौन थे? आगरा, दिल्ली, लाहौर। ठीक है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बताया गया है कि किस तरह से ये शहर बसे बसाए गए थे। द एम्परर लिव्ड इन अ फोर्टिफाइड प्लेस एंड द टाउन वाज एनक्लोज्ड बाय अ वॉल विद एंट्री एंड एग्जिट ऑफ रेगुलेटेड बाय डिफरेंट गेट। जैसे आपने देखा होगा, एक लाहौरी गेट होता है, एक जो है कश्मीरी गेट है, एक अजमेरी गेट है ना, इस तरह से सारी चीजें। तो अलग अलग दरवाजों से, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके के लोग अंदर जाते थे और उन पर पूरी नजर रखी जाती थी। Within these towns were gardens, mosques, temples, tombs, कॉलेज, बाजार्स और कारवांसराइज, ये सारी चीजें होती हैं। अब दिल्ली में आप पहुंच जाइए, आपको जो है पार्क भी बड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे, बड़े बड़े होटल भी दिखाई पड़ेंगे, हर चीज दिखाई पड़ेगी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, जेएनयू सब दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी तरह से पुराने समय में भी हुआ करता था। इन एम्पोरियल मुगल बादशाहों के आसपास सारी चीजें मौजूद थी, और सारी चीजें मौजूद थी। जो है मस्जिद भी थे, मंदिर भी थे, दरगाह भी थे, ये भी थे, वो भी थे। और इन पूरे शहर को एक फोर्टिफाइड कर दिया गया था ताकि दुश्मनों से भी आक्रमण बना रहे, और छोटे छोटे गांव हैं इनसे भी, या छोटे छोटे टाउन है इनसे भी मेन जो शहर है वो सेपरेट रहे। तो आप समझ रहे हैं कि मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज का जो स्ट्रक्चर है वो कोई नया स्ट्रक्चर नहीं, बस पुराने स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाइड कर दिया गया है समय काल परिस्थिति के अनुसार से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इन द टाउन्स ऑफ साउथ, अभी तक तो ये नॉर्थ के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन साउथ में भी तो बड़े बड़े एम्परर हुआ करते थे। तो साउथ में उस समय के जो इंपॉर्टेंट शहर हुआ करते थे वो थे मदुरई, कांचीपुरम। ठीक है। ये इसलिए फेमस थे क्योंकि यहाँ बहुत विशाल विशाल मंदिर बना करते थे। और मंदिर, देखिए अगर हम सभ्यता की बात करें, सिविलाइजेशन की बात करें, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी मानी जाती है ना। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो पहले टाउन प्लानिंग का निर्माण हुआ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज का निर्माण हुआ, या आप कह सकते हो कि टाउन बना, वो था टेम्पल टाउन। टेम्पल के आसपास सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे जैसे बढ़ती गई, तो यहाँ पर किस चीज का उसने रूप ले लिया? टाउन का रूप ले लिया। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली जो सिटी डेवलप हुई, वो कौन सी डेवलप हुई? वो आपकी टाउन सिटी डेवलप हुई। ठीक है। तो यहाँ पर पुराने समय में जो दक्षिण भारत था उसमें ज्यादातर नगर किस नाम किस तरह से फेमस हुए? वो मंदिरों के नाम पर फेमस हुए। प्रिंसिपल फोकस वाज टेम्पल। दीज टाउन्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स। क्यों सेंटर्स? क्योंकि वहां पर अब मंदिर है, हर तरह का आदमी आएगा, व्यापारी भी जाएगा मत्था टेकने की हमारे पास लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, किसान जाएगा कि भाई इस बार अच्छी बरसात हो, इंद्रदेव की हम पूजा कर रहे हैं। रिलीजियस फेस्टिवल वर ऑफन कंसाइड विद फेयर्स, पिलग्रिमेज विद ट्रेड। अब मेले आ रहे हैं, आप देखते हैं ना कि बहुत जैसे हुनर हाट लग गया, या जो है कि कहते हैं बहुत सारे मेले लग गए। अब मेलों में हर जगह क्या व्यक्ति आता है, अपनी स्टॉल लगाता है और अपने स्पेशल प्रोडक्ट दिखाता है, लोग आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है। जनरली द रूलर्स was the highest authority and principal patron of the religious institution। ठीक है। और इन सबका माई बाप मन हुआ करता था, वो रूलर हुआ करता था। तो हम ने बस इस पैसेज में यही बताने का मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ कि पुराने शहर कैसे थे, और जब ब्रिटिश की कॉलोनी बनी तो शहरों में किस तरह से परिवर्तन आने शुरू हो गए। अब आप यहाँ पर ये जो फोटो देख रहे हैं, ये दिल्ली की फोटो है। ठीक है। अब दिल्ली में आप जो फोटो देख रहे हैं, देखिए पूरा जो सिस्टम है ये पूरा फोर्टिफाइड है, ये पूरा फोर्टिफाइड है, अलग अलग द्वार है। और यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं, ये आपका जो है रेड फोर्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं जामा मस्जिद है। ये पूरी जो लेन चली गई वो आप देख रहे हैं कि कौन सी लेन है? ये आपकी लेन जो है चांदनी चौक वाली लेन चली गई। चांदनी चौक बसाने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? जहां आरा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आरा। जहां आरा कौन? शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ, ठीक है, जहां ओ शाहजहां। तो चांदनी चौक बनाने का क्वेश्चन पूछा जाता है, सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको जाता है? जहां आरा को जाता है। उसी ने पूरा डिजाइन तैयार किया था चांदनी चौक का, किस तरह से बाजार लगेंगे, किस तरह से रोड होगी, किस तरह से ये इस महल तक पहुंचा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बाहरी दुनिया है, ये जो सेटलमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, ये धीरे धीरे अंग्रेजों का सेटलमेंट था।
अब यहाँ पर जो अंग्रेजों के जो सेटलमेंट देख रहे हैं एक बहुत सिस्टमेटिक टाइप का देख रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितनी डेंस पॉपुलेशन है, क्योंकि ये क्या था, यहाँ राजा रह रहा, इकोनॉमिक सारे सेंटर यहीं पे होंगे, दुकानें यहीं पे लगेंगी, तो ये डेंस इलाका है ना। और बाहर ये छोटे छोटे जो इलाके आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे इलाके देख रहे हैं, छोटे छोटे इलाके देख, ये गांव हुआ करते थे, कच्चा माल यहीं से आया करता था। और फिर क्या, यमुना नदी आप देख रहे हैं, यमुना नदी पानी का स्रोत हुआ करता था। यानी इस पूरे जो है एरिया में पानी की सप्लाई कहाँ से होती, नदी के पास से हुआ। इसीलिए पुराने शहर जितने भी बसाए गए हैं वो ज्यादातर आपके कहाँ बसाए, किसके पास बसाए गए हैं, वो बसाए गए हैं नदियों के पास। अब चीजें चल रही, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, समय जब बढ़ रहा है तो ब्रिटिशर्स आ गए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन शहरों की रखवाली कैसे होती थी। इन शहरों की रखवाली होती थी कोतवाल के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोतवाल ऑफ दिल्ली। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सीयूटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है आपको कि जवाहरलाल नेहरू के दादाजी का नाम क्या था, तो दादाजी का नाम था, आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या नाम है, द मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ग्रैंडफादर गंगाधर नेहरू। ये क्या थे, 1857 की रिवोल्ट में कहाँ के जो है कोतवाल हुआ करते थे, दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उस समय दिल्ली में मुगल एम्परर कौन था जिसके पास मेरठ छावनी के सारे लोग गए थे कि हमें आपकी शरण चाहिए, आप नेतृत्व करिए इस क्रांति में हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज देखते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आती है, चेंजेस इन द 18th सेंचुरी। अब 16th और 17th सेंचुरी के शहरों को तो हम देख चुके हैं। 18th सेंचुरी में कौन से शहर आ जाएंगे, जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स के शहर आ जाएंगे। एक नया चेंज हमको देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुगल कैपिटल दिल्ली और आगरा, इन्होंने कॉलोनियल रूल आते ही अपना जो पॉलिटिकल अथॉरिटी का जो सेंटर हुआ करते थे, क्योंकि मुगल एम्परर आ चुका था, बहादुर शाह जफर जो है क्या कहते हैं, रंगून भेज दिए गए थे। अब वहां कोई मुगल प्रेस तो था नहीं, तो जाहिर सी बात है दिल्ली का अस्तित्व क्या है, दिल्ली का जो प्रभाव है धीरे धीरे कम होता जाएगा। आगरा चूंकि पहले ही ट्रांसफर हो चुका था दिल्ली, इसलिए आगरा का महत्व भी कम हो रहा था। तो पुराने शहर जो 16 17 सेंचुरी में अपनी शान शौकत के लिए जाने जाते थे, वो अब न्यू कॉलोनियल रूल में क्या होने लगे, काफी डिक्लाइन यानी जर्जर अवस्था में पहुंच गए। और इसकी जगह छोटे छोटे नए, अच्छा, मुगल साम्राज्य धीमा पड़ा, हल्का पड़ा, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने शहर बसा लिए, बहुत सारे नवाब बन गए, बहुत सारे निजाम बन गए, बहुत सारे राजे रजवाड़े बन गए। ठीक है, जयपुर बन गया, जो है जोधपुर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, लखनऊ बन गया, और जो है हैदराबाद बन गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे टाउन का डेवलपमेंट हुआ। लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर, तंजावुर आज जो है क्या कहते हैं आपका साउथ इंडिया में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, यहाँ पर ट्रेड एक्टिविटी शुरू, क्योंकि अब कच्चा माल सब यहीं से ले जाया जा रहा है, गांव से लाया जा रहा है तो भी यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से बड़े बड़े शहरों में सप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, इकोनॉमिक ट्रेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई भाई। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसी बढ़ी तैसे ट्रेडर्स आ गए, यहाँ पर सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए। लोगों ने गांव से माइग्रेशन कर दिया, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो एक्सप्लॉयटेटिव रिवेन्यू पॉलिसी थी उसके कारण लोग अपनी जमीन खो बैठे थे। अब परिवार का पालन पोषण करना है तो बेचारे कहाँ गए, इन शहरों की तरफ गए। ठीक है, इन शहरों में अपनी जाके दुकान खोल ली। कुछ लोग ऐसे थे जो है क्या हो गए, वहां पर मजदूर बन गए। अच्छा, अब मुगल आर्मी तो रह नहीं गई, लेकिन ये सैनिक, अब सैनिक के का दिल हमेशा लड़ने के लिए फड़फड़ाता रहता है। अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि जो है, जो सैनिक थे जिनके अंदर तलवारबाजी की अच्छी जो है आप कह सकते हो स्किल थी, वो क्या बन गए, वो किराए के जो है सैनिक बन गए। तो यहाँ पर यही चीज हम देखने को देखते हैं कि पुराने जो लोकल लोग थे अब इन शहरों में धीरे धीरे माइग्रेट हो रहे थे, क्योंकि ये शहर अब धीरे धीरे किस चीज की जो है पहचान बन गए थे, ये पहचान बन बन गए थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। और यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं ना कि किस तरह से जो है गोवा में आप देख रहे हैं, अब गोवा के चारों तरफ तो समुद्र है ना। अब गोवा डेवलपमेंट होने लगा, व्यापार होने लगा, व्यापारिक केंद्र थे, तो लोग कहाँ से चले जाएंगे, गाँव से हटकर जो है आपका इन शहरों में चले जाएंगे। और यहाँ पर एक नया टर्म शुरू होता है, कस्बा। कस्बा जिसको हम टाउन बोलते हैं, और गंज उस टाउन में जो मार्केट है, उस मार्केट को हम गंज बोलते हैं। पूरा बड़ा टाउन जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, वो टाउन जिसको कस्बा, और गंज उस कस्बे का एक मार्केट जहां पर चीजों की खरीद फरोख्त होती है, बेचे जाते हैं। अब नए शहर धीरे धीरे कैसे डेवलप हुए, अंग्रेजों ने अपने कॉलोनियल रूल बना लिया और ट्रेडिंग इनको करना था,
तो ट्रेडिंग अड्डे इन्होंने धीरे धीरे बनाए। और यहाँ पर जो डेटा दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोर्चुगीज जब आए तो पणजी में 1510 में उन्होंने अपना अड्डा बना लिया। डच जब आए मसूलीपट्टनम में 1605 में आ गए। ब्रिटिश मद्रास में 1639 में आ गए। फ्रेंच पौंडीचेरी में आ गए। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताता हूँ। ये पूछा जाता है कि जब यूरोपियन कंपनी भारत में आई तो उन्होंने अपने अपने जो है क्या कहते हैं ट्रेडिंग डिपो कहाँ बसाए। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ब्रिटिश के बारे में पूछा जाता है। 1608 में ब्रिटिश पहली बार जहांगीर के समय में आए और इन्होंने सबसे पहली जो अपनी फैक्ट्री डाली वो कहाँ डाली, सूरत में डाली, 1611। हालांकि ये भी मिलता है कि एक ट्रेडिंग डिपो जो इन्होंने बनाया था वो 1608 के आसपास कहाँ बनाया था, मसूलीपट्टनम में। तो एक वेस्ट का इलाका है और एक ईस्ट का इलाका है, तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और पोर्चुगीज को ब्रिटिश ने बैटल ऑफ स्वाली में हराया था। स्वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सीयूटी के लिए बन गए। आई होप ये आप नोट करते जाएंगे, प्लीज इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत निर्णायक साबित होने वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अलग अलग यूरोपियंस जब भारत में ट्रेड करने के जो है मकसद से आए तो उन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी अपनी बस्तियां बना ली। ठीक है। और इन सारी बस्तियों के बनते ही, इन सारे ट्रेडिंग सेंटर के बनते ही क्या हुआ, एक्टिविटीज शुरू हो गई। और क्या हुआ कि बड़े बड़े नगरों का विकास होना शुरू हो गया। और ये बड़े बड़े नगरों की अगर हम बात करें तो इनमें हर तरह की गतिविधियां हुआ करती थी। तो गतिविधियां आप देख सकते हो कि जहां पर एक समय में भाई जमीन से एक राज्य ये है, दूसरा राज्य ये है, तो जमीन से जो है व्यापार हो रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में। या जो है भारत का जो है ईरान से व्यापार हो रहा है, वो भी जमीनी व्यापार हो रहा है। लेकिन जब यूरोपियंस आए, यूरोपियंस तो बहुत दूर से आए, तो इन्होंने क्या किया, समुद्र के रास्ते से अपना डेवलपमेंट शुरू किया। तो एक समय जो जमीनी या जमीन लैंड लॉक जितनी भी जो है राज्य हुआ करते थे, वो ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे। वहीं दूसरी जगह जब ये यूरोपियंस आए तो इन्होंने जितने भी सी शोर के इलाके थे, जितने भी कोस्टल एरिया थे, उनको डेवलप करना शुरू किया। और धीरे धीरे यही एरिया फिर बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं ट्रेडिंग टाउन्स में डेवलप हो गए। और यहीं से हम ये देखते हैं कि जो जिन शहरों की इस चैप्टर में बात की गई है वो शहर इस चैप्टर में डेवलपमेंट कैसे हुआ इनके बारे में बताया गया। अब मिड 18th सेंचुरी तक देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1750 और जो है 60 के आसपास। कमर्शियल सेंटर सच एज सूरज, मसूलीपट्टनम, ढाका which had grown in the 17th century declined when trade shifted to other places। अब देखिए किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दिल्ली, आगरा, लाहौर खत्म हुए तो लखनऊ, हैदराबाद, तंजावुर ये सब आ गए। ठीक है। उसके बाद फिर कौन डेवलप हुए, मसूलीपट्टनम, सूरत और ये सारे डेवलप हुए। लेकिन बाद में और इनको भी पीछे करते हुए कुछ और नए शहर डेवलप हुए। और वो शहर कौन से डेवलप हुए, वो शहर डेवलप हुए आपके कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये डेवलप हो गए क्योंकि ये मेन कमर्शियल सेंटर बन गए। आपको पता है कलकत्ता भारत की अंग्रेजों के समय में पहली राजधानी थी, कैपिटल थी। और कलकत्ता कब जो है कि कहते हैं राजधानी हटी और दिल्ली बनी, वो 1911 में बनी। ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुगलों का शासन खत्म हुआ, उनके साथ उनके शहरों की रौनक खत्म हुई। उसके बाद छोटे छोटे नवाब निजाम के शहर बसे, लखनऊ, हैदराबाद, कलकत्ता, वो जो है तंजावुर, इस तरह से। इसके बाद जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने शुरुआत में जब ट्रेडिंग डिपो अपने बनाने शुरू किए तो मसूलीपट्टनम, सूरत, ठीक है, ढाका इस तरह से, या जो है आप कह सकते हो पौंडीचेरी, इस तरह से सेंटर बने। लेकिन बाद में जब ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी, ब्रिटिश राज बढ़ा, तो इनको एक बड़े सेंटर की जरूरत थी। और वो बड़े सेंटर आपके कौन से तीन सेंटर थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लेकिन जाने के पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे जरूर। तो आज के लिए इतना। थैंक यू।